Hello students and welcome to the class once again. Before I would start with today's topic, let me remind you that we have started with the third chapter, that is demand analysis, and in that chapter we have discussed the introduction part of demand, and we also covered the determinants of demand. Determinants means factor which affects the demand. So determinants of demand is also known as factor which affects the demand. ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिमांड पे अफेक्ट करते हैं? अफेक्ट का मतलब क्या होता है? अप एंड डाउन. डिमांड क्या हो सकता है? और डिमांड या ऊपर हो सकती है या डिमांड नीचे जा सकती है. मांग डिमांड मतलब आपकी मांग, वो क्या हो सकता है? ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स थे? वो सारे फैक्टर्स हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर लिए. 10 फैक्टर्स थे, आपको याद होगा. आप उस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ जाएगा. अगर आपने देखा है तो आज वो उस चीज की आपको बहुत जरूरत है. इफ यू रिमेंबर दोज फैक्टर्स, then those factor will be required while understanding the assumptions of the law of demand. Understand? So before you look at this video, before you start looking at this video, you have to go through the previous video first. Once you will understand the previous video, then you will definitely understand this law and their assumptions. Without wasting time, let us start today's topic, that is law of demand. This is your second law in this year's in economics. In the subject of economics, this is your second law. Again, this law is introduced by Dr. Alfred Marshall in his book Principle of Economics in 1890. डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इस लॉ को एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. बुक का नाम है, और ये पब्लिश कब हुई थी? 1890 में. लॉ ऑफ डिमांड में हमने जो पहले पढ़ा था, देखा था कि सबसे बड़ा वेरिएबल, सबसे बड़ा फैक्टर जो डिमांड पे अफेक्ट करता है वो है प्राइस. और इस लॉ में हम डिमांड और प्राइस के बीच के रिलेशनशिप को ही, डिमांड एंड प्राइस के रिलेशनशिप को ही रीड करेंगे. अंडरस्टैंड? आप देखिए एक बार वापस इसको. ऑलराइट, सो इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा. द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस. आप इसे सिंबॉलिकली भी शो कर सकते हैं. सिंबॉलिकली अगर आप इसे दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? इस तरह दिखना है आपको, दैट कैसे डिमांड प्राइस के साथ कैसे फंक्शन करता है. सो D इज इक्वल टू F ऑफ P. दिस इज हाउ यू कैन शो सिंबॉलिकली. सो डिमांड फंक्शनल्स विद द अकॉर्डिंग टू द प्राइस. मैं वापस बोलता हूं, आपका प्राइस, आपका डिमांड जो है प्राइस के हिसाब से फंक्शन करता है. फंक्शन मतलब होता है काम. ओके, अभी ये टेबल, ये शेड्यूल और ये डायग्राम दोनों आपके इस चीज से रिलेटेड है. सो वी आर स्टार्टिंग विद द लॉ, एंड देन लॉ, द फर्स्ट थिंग इज योर स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेनेवर दिस लॉ आस्क्ड इन द एग्जाम, जब आपके एग्जाम में कभी ये लॉ पूछा जाता है तो सबसे पहले चीज जो आपको लॉ में लिखनी है वो ये, कुछ भी नहीं लिखना है. इंट्रोडक्शन पार्ट, इफ यू इग्नोर द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है, ओके, बट दिस स्टेटमेंट यू कैन नॉट इग्नोर. अंडरस्टैंड? स्टेटमेंट में क्या लिखा है? स्टेटमेंट क्या कहता है लॉ में? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. स्टेटमेंट कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस. पहले तो समझ लो कि हम इस लॉ में डिमांड और प्राइस के बीच के रिलेशन को समझना है. डिमांड और प्राइस के बीच के रिलेशन को समझना है. ठीक है. नाउ अल्फ्रेड मार्शल क्या कहते हैं? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट. प्राइस के अलावा जो लास्ट लेक्चर में फैक्टर्स पढ़े थे, उन फैक्टर्स में बाकी सारे फैक्टर्स को भूल जाइए. सिर्फ प्राइस को आप होल्ड करो, प्राइस को समझो, और प्राइस के साथ डिमांड को कंपेयर करना है. अंडरस्टैंड? सो अब क्या है? अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, कांस्टेंट. हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर विल बी द डिमांड, and lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. What do you mean by this?
other things being constant, income, population, taste, habit, preferences, ये क्या है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये दो फैक्टर्स है जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। इन सारे फैक्टर्स को फिलहाल के लिए इग्नोर करो। तो सबसे पहला फैक्टर क्या था, प्राइस। अब उस प्राइस को समझो डिमांड के साथ। तो जब जब प्राइस बढ़ेगी किसी कमोडिटी की प्राइस जब जब बढ़ेगी उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, कम। और जब जब उसी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये इंग्लिश में है, वही मैंने आपको हिंदी में बताया। जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, और जब प्राइस कम है तो ह्यूमन नेचर क्या है, डिमांड ज्यादा हो जाती है। बराबर है, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है और यही लॉ का स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट के बेस पर ये शेड्यूल आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। सो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड विद दिस स्टेटमेंट, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज प्राइस एंड डिमांड both have a inverse relationship. What do you mean by inverse? Very good. Opposite. Inverse means opposite. What do you mean by opposite? Opposite का मतलब होता है विरोध, एक दूसरे के प्रति विरोधी हैं। डिमांड और प्राइस अलग प्रतिक्रिया करते हैं। डिमांड जब बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगी, और प्राइस डिमांड कब कम होगा, जब प्राइस ज्यादा होगी। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से अलग है, ये लोग ऑपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं। समझ में आया? सो वी अंडरस्टूड द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, प्राइस एंड डिमांड हैव अ डैश रिलेशनशिप, तो वहां ऑप्शन में रहेगा इनवर्स। तो आप इनवर्स चॉइस कीजिएगा और लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव अ शेड्यूल बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। लुक एट द फर्स्ट कॉलम व्हिच शोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, और कमोडिटी क्या है, एक्स। कमोडिटी कुछ भी ले लो अपने माइंड के अंदर, जो भी ड्रॉ करते हो कमोडिटी, आपको कमोडिटी एप्पल जैसी दिखती है, आपको कमोडिटी मैंगो जैसी दिखती है, कुछ भी दिखती हो, मेरे को एक्स दिखती है, मुझे एक्स दिखाई देती है, और उसी एक्स की प्राइस सेकंड कॉलम में, उसकी डिमांड है एक्स। प्राइस पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में डिमांड। अभी उधर देखने का जरूरत है क्या, कि सर जब आपकी कमोडिटी की कीमत 10 रुपीज थी, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज ₹10, their demand was 5 in kg, right? 10 रुपया किलो मैंगो था, तो हम कितना खरीद रहे थे, 5 kg। एक सिचुएशन आई जहां पे प्राइस बढ़ गई 20, तो उसका डिमांड कितना हो गया, 4। देखा, यहीं से शुरुआत हो गई डिमांड के गिरने की। अब उसकी कीमत कितनी है, 30 रुपीज पर केजी, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 3 पर केजी। अब उसकी प्राइस कितनी हो गई, 40 पर केजी, तो उसका डिमांड कितना है, 40 पर केजी प्राइस है, डिमांड है 2 केजी। और जब 50 हो गया तो डिमांड हो गया 1 केजी। सो ये ह्यूमन नेचर है, आप भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर हूं, मैं भी वही रिएक्ट करूंगा जैसे यहां पे रिएक्शन हो रहा है इस स्टेटमेंट के बेस पर। अभी इसमें से एक मुझे बहुत ध्यान से घूर रहा है कि सर ये 50, ये 40, ये 30, 20 और ये 10, ये ऐसे दूर दूर क्यों लिखे हुए हैं। कोविड-19 की वजह से वो लोग भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा है। सो देख रहे हो ना, 50, 40, 30, 20, 10, ये लोग भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। यहां से एक आपको मैसेज क्या मिला कि आपको भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है, ठीक है। ये देखो, ये लोग भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। समझ में आया? क्या समझा आपको इससे, कि जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, और जब प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है। इसके बेस पर ये शेड्यूल, टेबल भी कह सकते हो, और इसी के बेस पर, इस टेबल के बेस पर ये है आपका डायग्राम। ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, जस्ट मैं आपको बता दूं जो एक्सप्लेनेशन करने का होता है आपको डायग्राम के नीचे, दैट here we took the price on y axis and we took the quantity demanded on x axis. When the price of 1 kg, when the price of mango was 50, the demand was 1 kg, and when the price falls to 40, the demand becomes 2 kg. When there is a price becomes 30, it is reducing, it is falling down. So the way it is falling down, demand is getting increased.
अंडरस्टैंड? सो इसी तरीके से ये आपका जैसे जैसे प्राइस गिर रही है आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप भी सोच लीजिए, आप भी वही करेंगे, जैसे जैसे चीजों की कीमतें गिरेंगी आप उसकी डिमांड ज्यादा करेंगे। ये हुआ आपका लॉ। ये लॉ अभी अधूरा है क्योंकि इसके पास इसके दो और हाथ है, इसके दो बाजू है जो आपने समझने हैं। उसका पहला बाजू है आपका अजम्पशंस। अगर आप ये अजम्पशंस नहीं समझे तो आप ये लॉ नहीं समझ पाएंगे। लॉ आपको क्या समझ में आया? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। शेड्यूल देख लिया, डायग्राम देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, अल्फ्रेड मार्शल ने सब बता दिया। अब सबसे मेन चीज we want to understand, we want to cover the assumption part of law of demand. Assumptions means assume करना है आपको। यहाँ पे समझ में आया? सबका फोकस यहाँ होना चाहिए। अगर आप ये समझ गए तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब आते हैं assumptions पे, ठीक है? assumptions देखिए। assumptions में मैंने क्या बोला था? You have to remember those factors which we have discussed in the first lecture. Determinants of demand. Determinants of demand में we have discussed when price get changed, demand also get changed. When income get changed, demand also get changed. When taste get changed, consumer change their demand. When habit get changed, consumer change his demand. Preferences, choices, government policies, everything, the way those factors get changed, demand also simultaneously change होते रहता है। समझा यहां तक? अभी assume करो, करना ही पड़ेगा। assume करो आपको ऐसा कब देखने को मिलेगा? एक आदमी है, उसने बोला सर मेरा इनकम 10 रुपीज है तो मैं कितना डिमांड करूंगा? सॉरी, जब प्राइस कितना है 10, प्राइस कितना है 10 पर केजी, तो उसने बोला डिमांड कितना है 5 केजी। शक्कर की कीमत 10 रुपए किलो थी, तब उसने 5 किलो खरीद के रख लिया घर पे। लेकिन जब उसी शक्कर की कीमत 50 रुपए हो गई ना, तो वो सिर्फ 1 ही किलो खरीद के लेके गया घर पे। तो इसमें आपको क्या समझ में आता है कि वो बेचारा पैसे का मारा है, उसके पास पैसा है लेकिन करंट मार्केट रेट को वो झेल नहीं पा रहा है और अफेक्ट कर रहा है उसको, ठीक है? ये समझ में आया आपको? लेकिन मैं क्या कहता हूं, ये लॉ कब अप्लाई होगा, ये लॉ कब एप्लीकेबल होगा, ऐसा कब देखने को मिलेगा? अगर आपके इनकम में चेंजेस ना हो। फिलहाल इस व्यक्ति की इनकम 10 रुपया ही है, फिलहाल इस व्यक्ति की इनकम जो भी हो, मैं बोलता हूं उस प्राइस पे ये 5 किलो खरीद पा रहा है। मान लीजिए उसकी इनकम 50 रुपए, उसकी इनकम 50 रुपए है। जब 50 रुपए थी तो वो 5 किलो खरीद रहा था। जब प्राइस 10 थी, 50 रुपए इनकम पे प्राइस 10 थी तो 5 किलो खरीदा। और जब वही इनकम उसकी 50 रुपए अभी भी कांस्टेंट है तो वो 1 किलो खरीद रहा है। तो ये लॉ आपको कब देखने को मिलेगा? अगर आपके इनकम में कोई चेंजेस ना आए तो। दैट मीन्स there should be constant level of income, then only your law will be applicable. That means if by any chance the income of a consumer get increases, he will purchase more quantities even at a higher price. इतना काफी है समझने के लिए। By any chance income of a consumer get increases, he will purchase more of a commodity even at a higher price. 50 रुपए इनकम है तो वो वेट कर रहा है कि कब 10 रुपए हो जाए तो मैं 5 किलो खरीदूं। यही वेट करेगा ना। 50 रुपए इनकम है तो वो वेट करेगा कि कब 10 हो जाए तो मैं 5 किलो खरीदूं, वरना 50 रुपए जब कीमत है तो 1 ही किलो मिल रहा है उसको। अब इस सिचुएशन पे उसका बॉस ने उसका सैलरी 500 रुपया कर दिया। 500 रुपया कर दिया तो उस सिचुएशन में वो ये थोड़ी देखेगा कि कितना प्राइस है, अब तो वो बढ़ गई ना इनकम उसकी, तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? अगर इनकम नहीं बढ़ी तो ही ये लॉ दिखेगा इस तरह, इनवर्स रिलेशनशिप। ये अभी जो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है ना,
ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि उसकी इनकम कैसी है? कम है। अगर वो बढ़ गई तो ये लॉ नहीं समझेगा आपको, ये लॉ इस तरह नहीं दिखाई देगा, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देगा, जो कि गलत होगा लॉ के लिए। इसलिए पहला पॉइंट अगर आप समझ गए तो सब समझ जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा फोकस पहले पॉइंट पे कर रहा हूं। इसलिए इनकम कैसी होनी चाहिए भक्तजनों? इनकम होनी चाहिए कांस्टेंट, समान। जब तक लॉ चल रहा हो तब तक सब कस्टमर्स की इनकम एक जैसी होनी चाहिए। जिसकी बढ़ जाएगी वो हायर प्राइस पे भी खरीदेगा, लॉ का कुछ रिलेशनशिप दिखेगा ही नहीं। फिर समझ में आया? पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया था पॉपुलेशन भी, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगा। मैगी का एग्जांपल दिया था अगर आपको याद होगा तो। अब मैं कह रहा हूं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ते जाएगा, बराबर है। लेकिन अब इसमें अज्यूम क्या करना है आपको? अज्यूम क्या करना है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड बी नो चेंज, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द पॉपुलेशन। जनसंख्या में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप जगह नहीं है बोर्ड पे, वर्बली बताता हूं। 10 लोग हैं, 10 लोग एक मार्केट में खड़े हैं और बरसात का सीजन है। एक छतरी की कीमत है 100 रुपए। 10 लोग मार्केट में खड़े हैं, एक छतरी की कीमत है 100 रुपए। 10 में से 5 लोग उस छतरी को खरीद सकते हैं, 5 नहीं खरीद सकते। दिखाई दे रहा है सर, इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देता है। अब 10 हैं, 5 खरीद रहे हैं, 5 नहीं खरीद रहे। सडनली जो जनसंख्या है 10 लोगों की वो बढ़ गई, 20 हो गई। देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अब 20 हो गई तो क्या आपका डिमांड 5 ही रहेगा? इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देगा? आंसर इज नो। इसलिए पॉपुलेशन भी कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। हो सकता है उन 20 लोगों में से और कोई 5 ऐसे हो जो उस प्राइस पे कमोडिटी खरीद सकते हो, तो फिर क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप कैसे दिखाई देगा? हो सकता है बाकी आने वाले 10 लोगों में से 10 के 10 खरीद सकते हो। अंडरस्टैंड? सो साइज ऑफ पॉपुलेशन शुड रिमेन कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट, पहला हुआ, दूसरा हो गया, तीसरा है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन सेम। एक एग्जांपल दिया था मैंने शक्कर और गुड़ का, शुगर एंड जैगरी का। ऑल ऑफ सडन मार्केट में शक्कर का प्राइस बढ़ जाता है तो कुछ लोग उसमें से सब्स्टिट्यूट कमोडिटी पर धावा बोल देते हैं, चलो गुड़ से ही काम चलाए। बट लॉ कब अप्लाई होगा? लॉ में इनवर्स रिलेशनशिप कब दिखाई देगा? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस भी सेम होनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। बात समझ में आया? सो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन सेम इफ there won't be any changes in the substitute commodity or in the price of the substitute commodity, then you can see the inverse relationship in the law. समझ में आया? नहीं तो इनवर्स रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, वो नहीं दिखाई देगा आपको। तो ये जो आप सोचते हैं ना कि मैं आपको वर्बली बता रहा हूं और आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं वर्बली बताने का काम कर रहा हूं। दिस इज व्हाट गाइडलाइंस आई एम प्रोवाइडिंग। अनलेस यू रीड दैट पीडीएफ of this assumptions, you all have PDF, you have to, this is what your homework you have to do, you have to read that PDF, what is the explanation written under this, you have to read it, and once you will read it you will definitely understand. बात समझा क्या आपको? जैसे ही आपको ये पढ़ेंगे पीडीएफ में क्या लिखा है आपको ये समझ जाएगा। समझ में आया क्या? फोर्थ पॉइंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ पॉइंट। जैसे सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के प्राइस में बदलाव नहीं होना चाहिए, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। कार और फ्यूल का एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था फ्यूल की कीमतें कम हुई, याद है क्या? फ्यूल बोला मैंने, फ्यूल का प्राइस कम हुआ तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हुआ ना, फ्यूल का कीमत कम हुआ तो कार का डिमांड ज्यादा हो जाएगा, ये इनवर्स रिलेशनशिप हुआ। लेकिन इधर क्या,
सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिफ्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमने क्लियर किया, फिफ्थ पॉइंट क्या है? अभी यहाँ पे मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे क्या होगा, तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। एग्जांपल देख लो, फटाफट देख लो क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, तो देख लीजिए इसको भी। ये आपका शक्कर 30 रुपीज डिमांड है, ये प्राइस है, डिमांड है 3 kg। ध्यान में यार, ये देखो शक्कर है 30 रुपीज है, डिमांड कितनी है 3 kg। उसी शक्कर की कीमत 40 रुपीज हो गई। अच्छा उसी वक्त है ना गुड़ की कीमत, जैगरी की बात कर रहा हूं, गुड़ की कीमत कितनी थी 20 रुपीज। अंडरस्टैंड, 20 रुपीज 40। अब इसको यहाँ पे मैंने पास कर दिया, गुड़ की कीमत है 20 रुपीज, शक्कर की कीमत है 30 में कितना था 3 kg, डिमांड क्या था 3 kg। अब ये प्राइस बढ़ गया 40 kg हो गया, 40 रुपीज पर kg। ऑब्वियसली ये डिमांड फॉल हो जाएगा, दैट विल बिकम 2 kg। बट अब क्या करेगा वो कंज्यूमर यहां से जंप करके जैगरी पे चले जाएगा। अंडरस्टैंड, ये जैगरी पे जाने के बाद वो ये परचेस करना शुरू करेगा क्योंकि इसका प्राइस है 20। सो ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। बट मैंने क्या बताया, अज्यूम करो कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का प्राइस भी कांस्टेंट है, मतलब ये 20 ही होना चाहिए तभी ये आपको दिखाई देगा। अगर वही 40 हो गया, तो अगर गुड़ का भी कीमत 40 हो गया तो कस्टमर बोलेगा ये वो भी वही प्राइस में, इससे अच्छा हम लोग शक्कर ही लेते हैं ना। बात समझ में आया क्या? सेम थिंग गोज विथ योर कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर है। And now we are discussing starting with the fifth point, that is no expectation about future prices. ये हमने बात किया था जैसे कुछ चीजों की कीमतें फ्यूचर में बढ़ने वाली हैं, फ्यूचर में 2 दिन के बाद, तो आज क्या करोगे आप, मैं उसको कम खरीदूंगा प्रेजेंट टाइम में, और फ्यूचर में कुछ गड़बड़ किया मैंने, फिर से सुनो। मेरे पास कोई कमोडिटी है जिसकी 2 दिन के बाद प्राइस बढ़ जाएगी, तो मैं आज उसको क्या करूंगा, आज मैं उसको ज्यादा खरीद लूंगा, या फ्यूचर में उसका 2 दिन के बाद प्राइस गिरने वाला है तो प्रेजेंट टाइम में क्या करूंगा, प्रेजेंट टाइम में कम लूंगा। मैंगो की बात करो, मैंगो कब ज्यादा सेल होता है मालूम है, बारिश गिरने के बाद। तो बारिश का इंतजार, बादलों को देखकर बहुत लोगों को लगता है 2-3 दिन में बारिश होगी, आम का भाव वैसे गिर जाएगा, सब लोग खाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम में लोग क्या करते हैं, आधा दर्जन मंगाते हैं, कोई आधा किलो मंगाता है, बाद में उसकी कीमतें अपने आप सीधी आधी हो जाती हैं, तब क्या करते हैं लोग, ज्यादा परचेस करना शुरू करते हैं। सेम थिंग, अगर आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस गिरने वाला है तो ही आपको ये लॉ इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। हाँ, फ्यूचर वाले में भी वैसा ही कांस्टेंट रहेगा तो डिमांड विल गो एज इट इज। फ्यूचर में अगर किसी चीज की कीमत नहीं गिरेगी तो डिमांड वैसा ही रहेगा, कोई अप एंड डाउन नहीं देखने को मिलेगा, डिमांड विल बी कांस्टेंट। हाँ, बट अगर उसको फ्यूचर में अगर किसी चीज की प्राइस गिर रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो आपका लॉ इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देगा। और इसको बेहतर समझना है तो आपके पास जो पीडीएफ शेयर किया होगा सर ने, उसका एक्सप्लेनेशन है, वो पढ़ने का, उसको पढ़ो, समझो मैं क्या बोला वो देखो, और कंफ्यूज नहीं हो गया डेफिनेटली। 6th है नो चेंज इन टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। एक सिगरेट स्मोकर है, एक सिगरेट स्मोकर, मैं सिगरेट स्मोकर, अज्यूम करो मैं पूरा डब्बा कब खरीदता था, पूरा डब्बा जब उसकी कीमत 10 रुपए थी, जब उसकी कीमत 10 रुपए थी तब मैं पूरा डब्बा खरीदता था। आज उसी की कीमत 15 है, तो मैं क्या करूंगा, कि उसकी कीमत 15 होने के बाद उसका कंज्यूम करना कम कर दूंगा। ये होगा इनवर्स रिलेशनशिप। 10 रुपए थी तो मैं पूरा बॉक्स खरीदता था, अब 15 हो गया तो मैं 6 पीस खरीदता हूं। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। अंडरस्टैंड? यहां बोलते हैं नो चेंज इन द टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप कब देखने को मिलेगा, जब कमल सर ने सिगरेट की जगह बीड़ी नहीं स्टार्ट किया। अब कमल सर ने सिगरेट की जगह बीड़ी स्टार्ट किया तो इनवर्स रिलेशनशिप कहां देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? सो अनलेस यू चेंज योर टेस्ट, unless you change your preference, this law will always show the inverse relationship price and demand. Understand?
तो ये है आपका नो चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट, किसी किसी का हैबिट चेंज हो जाता है तो कैसे देखने को मिलेगा, हैबिट वही रखो, देखो आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा प्राइस और डिमांड में, समझा। लास्ट पॉइंट है आपका नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। इस पर मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर टैक्स बढ़ाने से कैसे डिमांड इन्फ्लुएंस होता है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, मैं वापस उस टॉपिक पे नहीं आना चाहता, लेकिन फिलहाल यहाँ बता देता हूँ। टैक्स पॉलिसीज कैसी होती है, करंट रेट में 10% है, वही अगर 12% हो गया तो डिमांड कम हो जाती है कमोडिटी की। मेरे पास है ये पानी का बॉटल, मेरे पास ये पानी का बॉटल, ये 10 रुपए में, अभी ये 10 रुपए में क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है वो 10 से कम में, इसलिए इसकी कीमत 10 रुपए, ठीक है, ये 10 रुपए। अब एक बात बताइए, ये 10 रुपए कब तक रहेगी, जब तक गवर्नमेंट की वो टैक्स पॉलिसी, वो रेट ऑफ टैक्सेस सेम है तब तक। अगर गवर्नमेंट ने वो रेट ऑफ टैक्सेस बढ़ा दिए तो यही बॉटल कल आपको 15 में बिकेगी, बात समझ में आया, यही बॉटल आपको 15 रुपीज में बिकना शुरू हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल है आपके लिए। तो ये कब तक देखने को मिलेगा, जब तक टैक्स पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आते। टैक्स पॉलिसीज में भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, अगर आए तो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली कहूं तो लॉ ऑफ डिमांड प्रूव नहीं होगा। सो ये सब क्या करना है आपको, ये सब अज्यूम करना है। मान लो कि कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, मान लो कि पॉपुलेशन टिल द एंड कांस्टेंट है, 10 कंज्यूमर थे तो 10 ही रह गए, नो चेंज, ना 10 से 12 हुए, ना 15 हुए, ना 9 हुए, ना 8 हुए, कम मत करो, तो आपको ये इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। वैसे ही सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस नहीं बदलने चाहिए। शक्कर की कीमत 40 है तो गुड़ का 20 है, अगर गुड़ का भी उठा के 40 कर दिया तो लोग शक्कर ही खरीदेंगे, आपको डिमांड में कोई गिरावट दिखाई नहीं देगी, कोई हायर लोअर कुछ शो नहीं दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी सेम होने चाहिए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के प्राइसेस आप अज्यूम ही मत करो कि कभी बढ़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो आपको बराबर लॉ दिखाई देगा। आपके टेस्ट हैबिट में भी वही सीन है, टेस्ट हैबिट नहीं बदलो, अपने आप इनवर्स रिलेशनशिप दिखाई देगा। और लास्ट है गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज, इन पॉलिसीज में कोई बदलाव ना आए, सब कांस्टेंट चलता रहेगा, ये अज्यूम करना है। अगर वो बदला तो आपका डिमांड भी उसी तरह बदलते रहेगा। समझ में, आप कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं, आप उस पीडीएफ को एक बार पढ़िएगा, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो हम लोग कल नहीं तो परसों, डे आफ्टर टुमारो, परसों हम लोग इसका डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक के लॉ में हम दोनों क्लियर करेंगे। आपको जो डाउट रहेगा आप दोनों मुझसे बात कीजिएगा। याद रखिए वो सेशन 40 मिनट का होता है, जिसको डाउट नहीं है वो डायरेक्टली नो डाउट सर करके करेगा, और मुझे डायरेक्टली उस पर जो है वो लोग अपना लाउड स्पीकर हटाकर मुझसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो है एक्सेप्शन, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।